अपन स्टार्ट करेंगे आज कार्य। थोड़ा बहुत उसका यूज आएगा जो मैं आपको समझा दूंगा साथ में ना। दोबारा हो सकता है कि बताओ आप वापस से 2 घंटे क्लास वही कल वाली ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा ना। तो हेडिंग पढ़ेंगे अपन आज कार्य। कार्य का सूत्र क्या पढ़ा है आपने? बल गुणा विस्थापन, यही पढ़ा होगा। W बराबर Fs आपने पढ़ा होगा अब तक 10वीं क्लास तक कि कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। अगर मैं इस सूत्र से परिभाषा बनाना चाहूं तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी साहब कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या परिभाषा होगी बोलना? बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, ये परिभाषा बनेगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, अधूरी परिभाषा है ये। एक्चुअल में जो इसका सूत्र होता है ना, सही सूत्र जो अपने 11th क्लास के स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ये याद करना है अपने को। W बराबर, इसको बोलते हैं, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए तो वो समझना, F वेक्टर। क्या बोलते हैं? सिंपल लिखा हुआ है F, तो ये अदिश है। कैसी राशि है ये? अदिश। और अगर F के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, अब कौन सी राशि है ये? सदिश। वेक्टर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर। हेलो, हाँ जी, अब मैं साहब 2 घंटा लगेगी, 8 से 10 मान लो। ऐसा करियो, 9 से 10 संतोष ले लेंगे ना, और 10, हाँ फिर मैं आ जाऊँगा, 11 पे आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, देख लिया, बता दे, वो कॉल कर दीजिए पहले ना। 11 बजे आऊँ? 8-10 आ जाऊँगा साहब, आ जाऊँगा। ठीक, हाँ भाई। हेलो, अरे थोड़ी बात करनी है, 1 मिनट बात करो, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो कौन सी राशि है ये? सदिश। और वैसे कौन सी राशि है? अदिश। आप सूत्र देखना जरा, F वेक्टर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे अपन? S वेक्टर। अच्छा, ये जो बीच में डॉट लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको? बोलो अब, अदिश गुणन। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास लिए है ना, सुनना ध्यान से। मान लो 2 सदिश हैं, एक है A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर। इनके बीच में डॉट लगा हुआ है, तो इस डॉट का नाम है अदिश गुणन। कौन सा गुणन है? और अगर इन्हीं सदिशों के बीच में मैं क्रॉस लगा देता तो इसका नाम फिर क्या होता? सदिश गुणन। सदिश गुणन। तो सुनना, सूत्र क्या कह रहा है मेरे हिसाब से कि आपने F वेक्टर और S वेक्टर का कौन सा गुणा किया? अदिश गुणन। तब क्या मिला आपको? कार्य। परिभाषा बनाइए, इसको बल बोल दूं, बल। इसे क्या बोल दूं? विस्थापन। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है उसका नाम क्या दिया जाता है? कार्य। आपने आज तक जो सूत्र पढ़ा है वो पढ़ा है W बराबर Fs। क्या पढ़ा है? W बराबर। पर आज के बाद आप जो सूत्र याद रखने वाले हो वो ये है, अच्छे से याद कर लेना, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इसको अगर विस्तार में लिखूं तो W बराबर Fs cos थीटा। बोलो, W बराबर Fs cos थीटा। परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताइए, कार्य की परिभाषा क्या आपको रटनी पड़ेगी क्या? सूत्र याद कर लो आप तो, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब पिछली क्लास ली होगी ना, तो आज की क्लास बहुत आसान लगेगी आपको, देखना। तो परिभाषा बोलना एक बार यहाँ से कार्य की, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। ये थोड़ा और अच्छे से बोल दीजिए कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। हाँ या ना? एक नंबर बात। दूसरा सूत्र याद हो गया आपको, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। या याद करो, कल मैंने डॉट जब खोलते हैं, जैसे मैंने A वेक्टर डॉट B वेक्टर पढ़ाया था आपको, तो उसका सूत्र क्या आया था? AB cos थीटा। उसी ट्यून पर इसका सूत्र कितना आएगा? Fs cos थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, थीटा क्या है यहाँ पर? किस किस के बीच का?
बल और विस्थापन के बीच का, एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का। और कोण कैसे देखते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। दोनों की पूंछ मिल रही हो, दोनों के सिरे मिल रहे हों, तो जो कोण है वही काम में लेना होगा। एक का सिरा मिल रहा हो और एक की पूंछ मिल रही हो, तो थीटा दिया हुआ है तो आपको 180 माइनस थीटा काम में लेना है। ये सारी कहानी आती है ना आपको। चलिए फिर बताइए आप, कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है? बताइए आप, सोचो। अदिश है। क्यों अदिश है? क्योंकि ये अदिश गुणनफल से प्राप्त हुई है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी है तो बिल्कुल उसका यूज करूंगा आज। इसे पढ़ाया था मैंने आपको। भाई सुनना नहीं बच्चे जो लास्ट क्लास नहीं लिए थे, अगर इस तरीके का डॉट कर रहे हो आप और आंसर आ रहा है सी, तो आप सी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाओगे। और इस तरीके का क्रॉस कर रहे हो आप, तो आप सी के ऊपर क्या लगाओगे? वेक्टर। इसका मतलब क्या निकला कि क्रॉस से जो आंसर मिलेगा वो तो होगा सदिश, और डॉट से जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा? अदिश। वेक्टर नहीं लगाया ना हमने। तो ये बताइए, जो W आपको मिला है, कार्य जो मिला है, वो बल और विस्थापन के कौन से गुणनफल से मिला है? अदिश गुणनफल से। और जो राशियां अदिश गुणनफल से मिलती हैं वो कैसी होती हैं? अदिश। इसलिए कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बार इतना नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखें आप, कार्य। बहुत सरल है, थोड़ा दिमाग लगाना हल्का सा, आपको सब समझ में आएगा। हेडिंग लिखें आप पहले, कार्य, ब्रैकेट डाल दें वर्क। पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्य। कार्य की डेफिनेशन लिखो, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, ब्रैकेट में लिख दो एफ वेक्टर, कोष्टक बनाकर लिख दो एफ के ऊपर वेक्टर। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन, विस्थापन के कोष्टक में लिखना साहब आप एस वेक्टर का अदिश गुणनफल। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन का, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा गुणनफल है भाई? अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बताओ परिभाषा सबको याद हुई कि नहीं हुई? अरे रटनी पड़ेगी क्या? चलिए ये सूत्र लिखिए नीचे, W बराबर, पहले तो ऐसे कैसे लिखिए, W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। W बराबर एफ वेक्टर डॉट, लिख लिया? इसके नीचे ये वाला लिख दें, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस, सूत्र भी याद हो जाएगा ना आराम से? अरे बड़ी आसानी से हो जाएगा। आगे लिखिए, चलो डैश लगाइए नीचे। बताओ कार्य अदिश राशि है कि सदिश राशि है? लिखो इस बात को, आ जाओ लिखिए, कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? कोई ये क्वेश्चन पूछे तो जो कितने क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन कोई पूछेगा कार्य कैसी है, अदिश या सदिश? तो आपने कहा कैसी राशि है? अदिश। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, अदिश क्यों है? अदिश क्यों है? हाँ, क्योंकि ये कौन से गुणनफल से प्राप्त हुई है? और दूसरा क्वेश्चन, अदिश राशि का मतलब क्या है? जिसमें दिशा ना हो। देखो शब्द ही कह रहा है अदिश, ए का मतलब होता है नहीं, और दिश का मतलब दिशा। क्या नहीं है? दिशा नहीं है। क्या नहीं है? मतलब केवल परिमाण। दो चीज होती है, सुनना, एक तो होता है परिमाण और एक होती है दिशा। परिमाण का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और ढंग से ऐसे करें, मैथमेटिकल वैल्यू, गणित की संख्या, आंके के मान। आपने कहा हमने किसी वस्तु पर 3 न्यूटन बल लगाया। कितने न्यूटन बल लगाया? 3 न्यूटन। तो ये जो 3 है ना, 3, इस चीज को क्या बोलते हैं हम? परिमाण। क्या बोलते हैं?
और दिशा तो आप जानते ही हो क्या होती है। तो जिनमें केवल परिमाण हो, क्या ना हो, दिशा ना हो, वो कौन सी राशियां कहलाएंगी? रटना नहीं है, शब्द से अर्थ निकालना सीखिए। अदिश, ए का मतलब आप सब जानते हो, ना का उच्चारण होता है। कोई शब्द है मान्य, ए लग गया, अमान्य मतलब जो मान्य ना हो। ए का उच्चारण अर्थ देता है ना का, तो ए दिश, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, क्या ना हो, फिर क्या होगा? केवल परिमाण, केवल। तो परिभाषा बन गई कि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, कौन सी कहलाती हैं? अदिश। और सदिश कौन सी होंगी? से का मतलब साथ में क्या भी चाहिए? दिशा। परिमाण के साथ साथ, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो कार्य कैसी राशि है? क्या आपने ऊपर वेक्टर लगाया? क्या सदिश होता तो मैं इसके ऊपर ऐसा तीर लगाता ना, तीर नहीं है, मतलब कैसी राशि है? अदिश राशि है। और क्यों अदिश राशि है? क्योंकि अदिश गुणनफल से प्राप्त हुई है। पूरा सेंटेंस करो। कार्य अदिश राशि है क्योंकि यह बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। कार्य अदिश राशि है क्योंकि यह बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन से प्राप्त होती है। कार्य अदिश राशि है क्योंकि यह बल और विस्थापन के अदिश गुणन से प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब प्रतीक तो लिखो, चलो प्रतीक लिखो लाइन में। कार्य का प्रतीक क्या होगा? W, क्योंकि इंग्लिश का पहला अक्षर ही प्रतीक लिया जाता है अक्सर, तो वर्क W से स्टार्ट है। प्रतीक में लिखो आप W। आप सुनना ध्यान से, बोर्ड पर देखना। एक बात आती है इसके मात्रक की, सब बोर्ड पर अब ध्यान लगाएं एक बार ना, यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी भाई। एक तो देखो क्लास रोज आया करो, है ना, और दूसरी बात इसको मतलब घर जाके थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो एक बार, गारंटी है पूरा ढंग से याद हो जाएगा, एक शब्द भी नहीं छूटेगा, है ना। अच्छा सुनिए, एक नाम आता है मात्रक का। सबसे पहले तो बहुत से बच्चे मात्रक जानते ही नहीं होंगे। मात्रक क्या होता है? कोई मुझे बताएगा मात्रक क्या होता है? पहचान। ऐसा समझो आप, मेरा नाम बलराम शर्मा है सपोज, मैं ये कहता कि मेरा नाम केवल बलराम है, तो आपको नाम तो पता चल गया। अब मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं आप बता सकते हो नाम देख करके? मेरा नाम बलराम है, आप बता सकते हो मैं कौन सी कास्ट से बिलोंग करता हूं? संभव ही नहीं है। पर मैंने कहा बलराम शर्मा है या बलराम सैनी है या जो भी है, तो नाम के पीछे जो सरनेम लगा होता है ना, ये हमें पहचान करवाता है। किसी के पीछे चौधरी लिखा हुआ है मतलब वो जाट है, किसी के पीछे सैनी लिखा हुआ है, सबके पीछे अलग अलग जो भी अपना है वो लिखा होता है। ऐसा ही कुछ मात्रक का काम है। मैं आपसे बोर्ड पर मैंने लिखा 3, केवल 3 लिखा, परिमाण है ना एक तरीके से। मैं कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहा हूं बताओगे मुझे? मैंने सिर्फ 3 लिखा है, तो आप बता दोगे मैं किस भौतिक राशि की बात कर रहा हूं? नहीं बता पाओगे। पर अगर मैं इसको 3 मीटर लिख दूं तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? लंबाई की, कुछ लंबाई जैसी चीजों की बात कर रहा हूँ। अब वो लंबाई हो, विस्थापन हो, वो सारी बातें अलग हैं, पर कुछ लंबी वस्तु की बात कर रहा हूँ 3 मीटर लिखते ही। तो आपको पहचान किसने दी? 3 ने कि मीटर ने? मीटर मात्रक है। मीटर क्या है? अभी मैं इसको 3 kg लिख देता तो आप समझ जाते कि सर कुछ वजन की बात करना चाह रहे हैं। मैं भी इसको 3 सेकंड लिख देता तो आप समझ जाते कि किसकी बात करना चाह रहे हैं? सेकंड की। मैं इसको 3 न्यूटन लिख देता, बल की बात की जा रही है। मैं इसको 3 जूल लिख देता, कार्य की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो चीज़ पीछे लगी हुई है ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? मात्रक। वैसे जब हम मात्रक पढ़ेंगे तब इसको और डीपली समझेंगे। फिलहाल दिमाग में इतना रखें कि मात्रक उस भौतिक राशि की पहचान करवाता है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मात्रक उस भौतिक राशि को नापता है। सुनना ध्यान से, मात्रक उस भौतिक राशि को नापता है। अपने लंबाई का मात्रक मीटर फिक्स कर दिया, अपने को 500 मीटर चाहिए, तो क्या इतनी बड़ी 500 गुनी चीज लेके आएंगे पर उसको नापने के लिए? दुकान में कपड़ा लेने गए हो ना आप,
उसके पास एक छड़ी सी बड़ी होती है लोहे की, आपने देखा होगा, वो 1 मीटर है। कितना है वो? 1 मीटर। आपने 20 मीटर कपड़ा लिया तो क्या दुकानदार खींच के ले जाता है उसको वहाँ तक, 20 मीटर नापता है? ऐसा होता है क्या? तो क्या करता है वो, 1 मीटर नाप लिया उसी से, फिर उससे आगे 2 मीटर नाप लिया, उसी से 3 मीटर नाप लिया, एक तो हुआ। तो मात्रक अपन ने फिक्स कर दिया कि इस लंबाई को मीटर नाम दिया है। अब 50 चाहिए, 50 मीटर आपको, तो इसका 50 गुना कर लीजिए। 100 चाहिए तो इसे क्या कर लीजिए, 100 गुना। काफ़ी बातें हैं समझने वाली, पर फिलहाल केवल दिमाग में इतना रखना कि मात्रक हमें भौतिक राशि की पहचान करवाएगा। क्या करवाएगा? पहचान। तो बात करें हम किसके मात्रक की? कार्य के मात्रक। सुनो, मात्रक भी कई प्रकार के हैं भाई, सुनना, दिमाग लगाना, नींद ना आ जाए। लंबाई की बात करें, देखो लंबाई में आपने मीटर पढ़ा होगा, सेंटीमीटर पढ़ा होगा, सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई, फुट पढ़ा होगा, फुट, इंची पढ़ा होगा आपने, किलोमीटर पढ़ा होगा, मील पढ़ा होगा, कोस का नाम सुना होगा आपने। हाँ है ना, गांव में अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ नापनी होती है तो अपन पैरों से नाप के आ जाते हैं, नहीं नापते ऐसे? कभी आपके बताइए चप्पल लेने गए हो तो आपका पैर उस धागे से नाप के ले जाते हैं भाई, इतना लंबा। ये सब मात्रक है, सब मात्रक हैं। कभी कभार अपन को लकड़ी बना लेते हैं कोई चीज़ नापने के लिए, वो भी हमारा क्या है? मात्रक। अच्छा, कुछ मात्रक ऐसे जिन्हें केवल हम मानते हैं। पड़ोसी से अपन चीनी लेने गए, 1 कटोरी चीनी उससे लेके आ गए, लौटाने गए तो उसी कटोरी से तो जाओगे या कोई दूसरे लेके आओगे? फिर पड़ोसी कभी चीनी नहीं देगा आगे से भाई, अगर छोटी लेके गए तो वो हमारे लिए क्या बन गया? मात्रक। मात्रक दुनिया में बहुत प्रकार के हैं, कुछ बहुचर्चित मात्रक हैं, सुनना ध्यान से। जिस पहली पद्धति का नाम है MKS पद्धति। हालांकि जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास पढ़ी होंगी उन्हें मैंने समझाया पूरी कहानी। कौन सी पद्धति है? MKS। सबसे मुख्य पद्धति यही मानी गई है। जब हम सवाल करते हैं तो अक्सर कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? MKS का। तो जो कार्य का MKS पद्धति में मात्रक है ना साहब, वो है जूल। जूल का प्रतीक रहेगा J। अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। अब जूल ही क्यों है, इस बात का कोई रीजन नहीं है। अरे ब्राह्मण शर्मा ही क्यों लगाते हैं, कोई रीजन है तुम्हारे पास? ब्राह्मण है जो शर्मा क्यों लगाता है नाम के पीछे, इसका तो कोई रीजन है ही नहीं है। हाँ, तो कार्य का जो मात्रक है MKS मात्रक, वो क्या है? जूल। सबको याद हो गया होगा, है ना? अच्छा, ये तो अक्सर बच्चों को याद रहता है। दूसरा मात्रक सुनना है इसका, CGS पद्धति में। कोई बताएगा CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? अरे बोलो, सही बोल रहे हो। अर्घ। क्या नाम है? अर्घ। याद कर लो अच्छे से, ARG। 2 मात्रक याद करो आप कम से कम। MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? अब बोला करो, जूल। और CGS पद्धति में अर्घ। अब सुनो, जैसे लंबाई की बात करता हूं, लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक होता है मीटर और CGS में होता है सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर एक ही चीज के मात्रक हैं, तो आपस में संबंध भी तो होता है ना उनमें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ये बताओ, जूल और अर्घ क्या एक ही राशि के मात्रक हैं? अरे हाँ या ना? आपस में संबंध भी तो होगा। इनका संबंध है 1 जूल में, कोई बोलेगा 10 की घात 7 अर्घ। ये जब हम विमा पढ़े थे तब मैंने सिद्ध करके दिखाया था आपको। किसी को पता है? अरे विमाएं पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा, टीचिंग एक्सपर्ट डालना उसमें। जब भी घर आप फ्री रहो ना, तो एक विमा वाला चैप्टर है, कुछ 30-30 मिनट के वीडियो होंगे, 10-5 वीडियो होंगे शायद, विमा। वो आप घर बैठ करके पढ़ के देखना। अभी क्लास बंद चल रही थी तो उस समय वो चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। टीचिंग एक्सपर्ट क्लास 11th फिजिक्स, विमा वगैरह ऐसे उसमें डले होते हैं ना थंबनेल में, तो वो पढ़ के देखना, समझोगे तब चीज़ को, है ना। अब फिलहाल नहीं है तो भाई याद करना पड़ेगा। आज 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात 7 अर्घ। और मैं उल्टा पूछ ले कोई कि 1 अर्घ में कितना जूल है? 10 की घात -7। देखो बहुत आसान तरीका है। 1 अर्घ चाहिए ना, अर्घ कितने हैं? 10 की घात 7। तो इसमें 10 की घात 7 से भाग दिया तो कट गया, और इसमें 10 की घात 7 से भाग दूंगा तो घात नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर। और जब भी कोई घात अंश से हर में या हर से अंश में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही घात ऊपर जाएगी किसकी बन जाएगी साहब?
-10⁻⁻⁷ जूल। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। अरे आया कि नहीं आया? दो मात्रक आप सबको याद हो जाने चाहिए। कार्य के कौन कौन से बोलना है एक बार देख। MKS और CGS। MKS और MKS मात्रक कौन सा है? जूल। और CGS मात्रक कौन सा है? नोट करो जल्दी से। मात्रक में ऐसे ऐसे लिखते हैं, इसमें लिखा है सेम तरीके से। हेडिंग बना दी छोटी सी, मात्रक। मात्रक में लिखें आप MKS पद्धति में, आगे डैश लगा के लिख दें जूल ब्रैकेट में J। MKS पद्धति में तो मात्रक क्या हो गया इसका? जूल। फिर आगे लिखो CGS पद्धति में हो गया साहब अर्ग। और फिर इन दोनों में संबंध, एक जूल में कितने अर्ग? 10⁻7 अर्ग। और रिवर्स भी लिखें, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल। लिख ली दोनों चीज़ है। चलो नेक्स्ट लिखें हेडिंग आप विमा। इसकी विमा भी लिखते हैं। सुनना, देख विमा आपको बनाना सिखाऊंगा हल्का सा। सब बोर्ड देखेंगे एक बार। कार्य का सूत्र बोलना, सिंपल सूत्र। बल गुणा विस्थापन। सुनिएगा भाई ध्यान से, बल गुणा विस्थापन। अच्छा, और आगे बोलते बल का सूत्र पता है क्या किसी को? बल का सूत्र पता है? F बराबर ma। F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल की जगह जमाइए साहब, क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल की जगह जमा दिया आपने, और विस्थापन है ही है। अरे यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? जहां नहीं आए वहीं बता देना। कार्य का सूत्र है बल गुणा विस्थापन। बल की जगह द्रव्यमान गुणा त्वरण जमाया आपने। द्रव्यमान का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है, द्रव्यमान तो खुद ही मूल राशि है। कौन सी राशि है? त्वरण का सूत्र पता है किसी को? बिल्कुल, वेग बटे समय। देखिए द्रव्यमान अपनी जगह पर ठीक है, इसकी जगह पर वेग बटे समय, और यहां पर अपना विस्थापन ठीक है। और आगे देखो, किसी का सूत्र बता सकते हो क्या इनमें से? वेग का बोल सकते हैं क्या? द्रव्यमान का कोई सूत्र नहीं है, समय का कोई सूत्र नहीं है, विस्थापन का कोई सूत्र नहीं है। अभी वेग का सूत्र बचा हुआ है, क्या? विस्थापन बटे समय। देखो द्रव्यमान अपनी जगह पर ठीक है, वेग की जगह पर हम क्या जमा दें? विस्थापन बटे समय। ये तो वेग की जगह पर आया है, नीचे एक समय और है, तो समय गुणा समय, क्या समय का स्क्वायर कर दें? और गुणा विस्थापन से करना है क्या? एक विस्थापन आ चुका है तो क्या विस्थापन का भी स्क्वायर कर दें? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब तो कोई सूत्र नहीं बचा लास्ट में। चलो इनका रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहा जाता है मास। क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान को लिखने के लिए हम काम में लेंगे कैपिटल M। विमा क्या होती है मैं आपको समझाऊं। विमा में मूल राशियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और मास का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल M। तो हमने M काम में लिया। M के कितने द्रव्यमान है इसमें? एक ही तो है, तो M के ऊपर क्या लगाते हैं हम? 1। नहीं आया समझ में? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक लंबाई है। विस्थापन क्या है? एक है। और लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ किससे स्टार्ट हुआ? L से। तो यहां काम में लिया हमने L, और L कितने हैं? 2, क्योंकि विस्थापन 2 है ना। हाँ या ना? समय को क्या बोलते हो इंग्लिश में? टाइम किससे स्टार्ट होगा? T। टाइम कितने हैं? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको नीचे से ऊपर ले जाओ। देखो ऊपर M1 दिख रहा है क्या? L कितने हैं? 2। और T जब ऊपर जाएगा ना, मैंने कहा है जब भी कोई चीज अंश से हर में या हर से अंश में आती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है।
नीचे घात कितनी है +2 और ऊपर जाते ही हो जाएगी -2। ये साफ बेमा है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने आपको इतने लंबे तरीके समझाई है। जब बेमाएं पढ़ेंगे तो आप 1 सेकंड में बेमा निकाल दोगे, मेरी गारंटी है। M1 L2 T -2। तो पूरा पैटर्न लिखोगे कि डायरेक्ट ये लिखोगे बताओ? डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि वैसे भी आपको याद करनी है। तो लिखिए आप बेमा, बेमा में आप डायरेक्ट ये लिखें, कुछ ना लिखें इसके अलावा। बेमा हेडिंग डालकर केवल, अच्छा बड़े कोष्टक में लिखी जाती है बेमा हमेशा, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को काम में लिया जाता है। बनाइए भाई, बड़ा कोष्टक बना करके M1 MLT तो होता ही है। MLT, M का मतलब यहाँ मास है, L का मतलब यहाँ लेंथ है, और T का मतलब यहाँ टाइम है। अंक याद रख लेना, घात 1 2 -2। चलो ठीक है, यहाँ तक अदिश राशि है। आपको ये बात समझ में आ गई? प्रतीक इसका W है, ये समझ में आ चुका है। मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है? जूल, और CGS में क्या होता है? अर्ग। बेमा आपको समझ में आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्य का सूत्र जो भी मैंने आपको समझाया, दोबारा वापस ध्यान से देखना। मैंने कहा W बराबर होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहाँ थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखूं तो FS cos थीटा। अरे यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनना आप। कार्य प्लस का होता है, माइनस का होता है, या जीरो होता है? प्लस को हम आज के बाद ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। प्लस करके V लिख दिया करो। धनात्मक बोलते हो जिसको आप, क्या बोलते हो? तो इतना लंबा चौड़ा धनात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं है आज के बाद आपको। क्या लिखा करोगे आप उसको? पॉजिटिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। आजकल बहुत चल रहा है ना कोरोना पॉजिटिव, हाँ वही पॉजिटिव है। प्लस बना करके V बनाते हैं, प्लस बना करके V, और नेगेटिव के लिए -B, जिसे आप क्या बोलते हो? ऋणात्मक, या फिर शून्य, या चौथा ऑप्शन नॉट, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आपको बताना? कार्य, अब सवाल सुन लो पहले आराम से, उसको विचार करना, ऐसे इतने जल्दी आंसर कहाँ से आएगा? कार्य प्लस का होता है, माइनस का होता है, जीरो होता है, या इनमें से कोई नहीं? कैसे पता? एक्सप्लेन करो आप। तो ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन में तुक्का लगाना तो बहुत आसान है। जय बजरंगबली की बोलकर जहां पेन रुक जाए वहीं टेक दो, एक तरीका ये भी होता है। तो क्यों धनात्मक? रीजन दो आप। तो साइंस बिना तर्क के थोड़ी चलती है। कोई भी बच्चा जो इनमें से कोई भी आंसर लगाना चाहे, कोई रीजन दे सकता है। कैसा होगा? सूत्र आपके सामने है। कैसे? कोई भी, अरे सोचो, मतलब मैं बता दूंगा ना तब तो आप बता ही दोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर अपन भी सोच सकते हैं क्या? जो भी आपके विचार दिमाग आए, गलत सही सही सही, जो भी आपको अच्छा लगे आप बताओ। कैसा होगा कार्य? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या नॉट दीज? देखिए आप नहीं बता पाओगे मुझे लग रहा है। इधर देखना भाई ध्यान से सब बोर्ड पर। देखो ये अदिश राशि है तो ये हमेशा प्लस की रहेगी तरीके से, 3 न्यूटन 4 न्यूटन जो भी आएगा। एस भी हमेशा प्लस का ही रहेगा। तो बात अब डिसाइड करेगा कॉस थीटा। कौन डिसाइड करेगा? चिन्ह को कौन डिसाइड करेगा इसमें? कॉस थीटा। एफ प्लस का, एस प्लस का, तो इनसे तो प्लस प्लस कोई मतलब ही नहीं हुआ चिन्ह डिसाइड करने से। अगर कॉस थीटा प्लस का हुआ, सुना ध्यान से, कॉस थीटा अगर प्लस का हुआ तो कार्य भी कैसा आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। तीनों चीज प्लस प्लस प्लस, और 3 धनात्मक संख्याओं को गुणा करोगे तो आंसर धनात्मक ही तो आएगा। कॉस थीटा ऋणात्मक हुआ तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर 0 हुआ तो कार्य भी कितना आ जाएगा? 0। ध्यान से देखना, दिमाग लगाना भाई, झूठी यहाँ मत किया करो। अरे ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, अब डिपेंड कॉस थीटा के ऊपर ही तो कर रहा है। कॉस थीटा अगर प्लस का हुआ तो कार्य भी कैसा होगा? प्लस का। कॉस थीटा माइनस का हुआ तो कार्य भी माइनस का। कॉस थीटा 0 हुआ तो कार्य भी 0। और अगर हम कॉस थीटा का ही पता नहीं लगा पाए
कि प्लस का है कि माइनस का है कि जीरो है, तो हम कह देंगे भैया हमें नहीं पता आंसर कौन सा है, हाँ या ना। अब जरा मुझे बताइए आप, स्थिति नंबर 1, कॉस थीटा के बारे में क्या विचार है? ये प्लस का होता है कि माइनस का होता है कि जीरो होता है? दिमाग लगा रहा है। कॉस थीटा प्लस का होता है, माइनस का होता है या जीरो होता है? जीरो नहीं देखा कॉस थीटा आज तक उन्होंने कभी? प्लस का भी देखा है, माइनस का देखा है कभी? होता है, सही बोल रहा है, थीटा के ऊपर है। कॉस थीटा का मान क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? थीटा। कौन डिसाइड करेगा? बहुत ध्यान सुनना। पहली स्थिति, यदि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस चीज का मतलब क्या होता है? थीटा का मान 0 से बड़ा हो, 0 ना हो, 0 को इंक्लूड नहीं किया है मैंने, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक पूरी रेंज है ये, 1 2 3 4 5 89.99 तक। 0 ना हो, 90 ना हो, और 0 और 90 के बीच में कोई भी संख्या हो, पता हो तो न्यून कोण कहा जाता है आपको। इस चीज को तो न्यून कोण कहते हो, अर्थात थीटा न्यून कोण हो। देखो अगर दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ में आएंगी भाई। अगर आप केवल रटने के उद्देश्य साइंस ले रहे हो तो लास्ट ईयर के नोट्स भी मैंने इस तरीके से लिखाए थे, वो कॉपी करके पढ़ लेना, आसान रहेगा आपको, है ना। बाकी समझना चाहोगे तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यून कोण की क्या परिभाषा है? 90 डिग्री से कम। अच्छा, थोड़े मैथ बायो वाले दोनों बच्चे हैं इसमें, चतुर्थांश पढ़े होंगे आप लोगों ने, पढ़े क्या ऐसे? ये मूल बिंदु होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 और यहाँ वापस से 360। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पहले आप ये बताइए, हाँ या ना। अच्छा देखो एक चीज़ और सिखा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बायो के मैथ वाले जानते होंगे शायद। इसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश क्यों कहा गया? हमने 4 हिस्से कर दिए, पूरे पन्ने के कितने हिस्से कर दिए? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्से, 4 अंश, उनसे बना चतुर्थांश। क्या बना? इसे बोलते हैं पहला। प्लस एक्स अक्ष और प्लस वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष हुआ और प्लस का वाई है, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ या ना? अपने पास त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं साहब? साइन थीटा, कॉस थीटा और 3 इनके उल्टे, कॉट थीटा, सेक थीटा। हाँ या ना? एक ट्रिक बताऊं आपको, आप याद करना, ASTC कर लो, ASTC कर लो, ASTC कर लो, याद हो जाएगा आपको। ASTC क्या बोलना है? इसका मतलब समझाऊं, बहुत ध्यान से देखना। इस ए का मतलब है आल, आल मतलब सभी, सभी मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 के 6 फंक्शन प्लस के होते हैं। आल इज पॉजिटिव। जो पहला चतुर्थांश है, बहुत दिमाग लगाना भाई आप, जो पहला चतुर्थांश है, और पहला चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है? अरे बोलो, 0 से 90 डिग्री। इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। सभी में कौन कौन से आ गए? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। आप याद करो 10वीं क्लास, जब आप सारणी बनाया करते थे त्रिकोणमिति की, तो उसमें कौन 0 से 90 ही थे? आप 0 लिया करते थे, 30, 45, 60 और 90, ये तो लिया आपने। कभी माइनस का चिन्ह काम में नहीं लिया होगा। कोई सी वैल्यू पढ़ी होगी आपने, कभी माइनस काम में क्यों नहीं लिया? वो आपको समझ में आया क्या? क्योंकि आपने वैल्यू कहाँ तक पढ़ी है? 90 तक। 90 तक कौन सा चतुर्थांश है? पहला। और पहले चतुर्थांश में ए का मतलब होगा ऑल, ऑल का मतलब हुआ सारे के सारे पॉजिटिव है। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखना क्या लिखा हुआ है, एस। एस का मतलब इन 3 में से लेना है, इनको नहीं छोड़ना, इनको तो काट दो से। इन 3 में एस से कौन स्टार्ट हो रहा है साहब? कौन स्टार्ट हो रहा है? साइन प्लस का। और साइन प्लस का है तो इसका उल्टा भी तो प्लस का होगा। अरे साइन की वैल्यू 1 है तो जो कोसेक है वो 1/sin होता है,
वो भी किसका होगा? प्लस का। दूसरे क्वाड्रेंस में कौन प्लस का है? साइन और साइन का उल्टा, साइन और साइन का अच्छा, साइन प्लस का है तो फिर कॉस कैसा है इसमें? माइनस का। क्यों? अरे मैंने ये कहा, मैंने ऑल कहाँ कहा यार? पहले क्वाड्रेंस में मैंने कहा है ऑल, ऑल मतलब जितने भी फंक्शन है वो सब पॉजिटिव हैं। दूसरे में कौन पॉजिटिव है? साइन, और साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक। उसके अलावा कैसे हैं? नेगेटिव। उसके अलावा कैसे हैं? अब तीसरे क्वाड्रेंस में कौन प्लस का है? जल्दी बता दो मुझे। टेन, और टेन का उल्टा कौन है? कॉट। लाला बोर्ड में ध्यान रख, टेन और कॉट प्लस के हैं, बाकी सभी कैसे हैं? माइनस। और यहाँ सी का मतलब क्या है? कॉस प्लस का है, बाकी सब कौन से हैं? माइनस। अरे खेल समझ में आया कि नहीं आया? ये बताइए हाँ या ना जरा। हमें मतलब आज किससे है? किससे मतलब है? पहली स्थिति में कौन कितना लिया है मैंने? 0 से 90। कौन सा चतुर्थांश? अरे कौन सा? फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है ना। तो फर्स्ट चतुर्थांश में बताइए कॉस थीटा कैसा आएगा? अरे कॉस थीटा कैसा आएगा? प्लस का, हाँ या ना? और जब कॉस प्लस का है तो कार्य भी कैसा आएगा? प्लस का। इसका मतलब कार्य कैसा हो सकता है? प्लस का हो सकता है। पर कब होगा प्लस का कार्य? प्लस का कब होगा? जब थीटा न्यून कोण हो। बिल्कुल, किताबों में लिखा मिलेगा आपको, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण है तो कार्य धनात्मक होगा। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अगर देखो दिमाग लगाना हो तो न्यून कोण मतलब 90 से कम, मतलब पहला भाग, और पहले में ऑल, ASTC क्या कहता है? ऑल। ऑल का मतलब सभी फंक्शन पॉजिटिव हैं और सब पॉजिटिव हैं, तो कार्य भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। दूसरी स्थिति आप जरा ध्यान से देखना, स्थिति नंबर 2। समझो पहला आप आराम से, जितना आपको समझ में आता है। अब अगर मैं कंडीशन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं यदि 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। कहने का मतलब, अरे क्या कह रहा है ये? कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये हो गया चतुर्थांश नंबर 3, हाँ या ना? बस शुगर हो। दूसरा है, तुम कुछ भी हाँ कर सकते हो, कुछ भी हाँ कर सकते। 90 से 180 कौन सा है? 90 से 180 कौन सा है? तो आप तीसरे में हाँ क्यों कर रहे हो फिर भाई? इसका मतलब झूठी हाँ कर रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक चीज समझ में नहीं आए ना, हाँ नहीं करनी। मास्टर खाएगा थोड़ी। मेरा काम क्या है यहाँ? समझाने तो है आपको। लिखा हुआ तो किताबों में भी है, और मैं आपको फोटोकॉपी करा के भी दे सकता हूँ भाई। बात है जिस दिन आपको साइंस समझ में आ गई ना, मतलब बहुत इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, और रटने लग गए तो फिर तो आर्ट्स भी ऐसी और साइंस भी ऐसी। हमने 90 डिग्री से 180 डिग्री कोण लिया है, और आप अपना दिमाग लगाओ, 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंस? चतुर्थांश कौन सा है? दूसरा। अब दूसरे में कौन? अभी वो ट्रिक याद करो आप, AS, नंबर 2 पे एस आया ना? एस का मतलब कौन प्लस का? हमें मतलब किससे है? तो कॉस कैसा? बिल्कुल कॉस, अर्थात थीटा। इस चीज को आप अधिकोण कैसे कहते हो? शायद अधिकोण तो कहते हो इस चीज को, ठीक है साहब। तो इसमें कॉस थीटा कैसा है? बोलो आप। माइनस। तो कार्य भी कैसा? माइनस। इसका मतलब कार्य माइनस भी हो सकता है। तो हम प्रूव कर रहे हैं हर चीज को। कार्य प्लस का हो सकता है, पर कब? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो, तब तो कार्य कैसा आएगा? धनात्मक। अगर बल और विस्थापन के बीच, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण तो है, ये अगर अधिक कोण हो गया तो कार्य कैसा आ जाएगा? माइनस। हाँ या ना? और एक स्थिति और देख लेना, कहां से लिखूं इसको? यहां लिख दूं, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं, 90 डिग्री मतलब समकोण। अब जरा जमा के देखना भाई, 90 तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और सबको आती होगी। कॉस 90 साहब कितना आया? 0। तो कार्य भी कितना आया? 0। इसका मतलब कार्य 0। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सुनना, आपका दिमाग अभी चालू होना चाहिए। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर क्या होगा? कि ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा साहब?
क्वेश्चन अधूरा है एक तरीके से, जो मैंने आपको दिया है। अगर थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है तो कार्य धनात्मक, अधिक कोण है तो, और सम कोण है तो। अब मुझे इनकी एक एग्जांपल बताओ, दिमाग लगाओ। चलो सबसे पहले आप इसका एग्जांपल दीजिए मुझे। कभी ऐसी स्थिति देखी है आपने जब कार्य जीरो हो? विचार करो कहां। नहीं वो तो मुझे दिख गया, वो तो मैंने बता दिया। तो क्या बता रहा है? बोला कार्य कब जीरो होगा? थीटा 90 होगा। रे वो कंडीशंस, एग्जांपल्स। दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटना बताइए आप मुझे। बात बिल्कुल सही है, दीवार धक्का देना कार्य जीरो है, पर वो क्यों जीरो है बताओ? दीवार में आपने धक्का दिया, बहुत दम लगा धक्का दिया, विस्थापन जीरो है। दीवार खिसकी क्या हाथ से? विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। क्या दीवार गई क्या? नहीं। तो विस्थापन जीरो है, इसलिए जीरो है कार्य। ये इसका मुझे एग्जांपल कैसा चाहिए? थीटा क्या हो? 90 डिग्री। हाँ आगे बोलो, कैसे जीरो के समझा? कुली के सर पर हमने बैग रखा, तो कैसे एक्सप्लेन? तूने कहीं पढ़ा है लेकिन तू समझ नहीं पाया इस चीज को। सही बता रहा हूं मैं? ये तो साइंस समझने का अंतर है। तूने समझ लिया होता तो थोड़ा कैसे आंसर देता? और लगाओ दिमाग आपने थोड़ा सा। मतलब आप क्या चाहते हो? सारी चीज मैं बताऊं कि आप खुद सोचोगे? मैं बताऊं, एक रीजन होता है। 10वीं क्लास तक आप क्या रट के आए हो आज तक? मुझे पता है आप कैसे आए हो ना, तो आपको उसी की हट पड़ी हुई है। सर आप बता दो, हम लिख लेंगे और हम घर जाकर के उसको आज याद कर लेंगे, कल आपको सुना देंगे। आप में से 80% लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, पर साइंस इस तरीके से आपको समझ में कभी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। कितना ही पढ़ लेना आप, कितने टॉप टीचर आपको पढ़ा ले, क्योंकि आपने अपना सिस्टम ही नहीं बदलाना भाई। आप चीज़ को सोचो। अच्छा कौन, मैं थोड़ा आपको प्रयास करता हूँ, कौन कितना चाहिए? 90 चाहिए ना? किस किस के बीच का कौन 90 चाहिए? थीटा है क्या गधो? बल और विस्थापन के बीच का कौन है? देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल बताऊं। इसने जो बताया बच्चे ने, एक सड़क है, विचार करना थोड़ा सा ना। कहाँ लिखूं? यहाँ देखो, आप विचार करेंगे हल्का सा एक बार। सड़क है, इस पर एक कुली खड़ा हुआ है। कुली कोई मुर्गा बनाते हैं, किसी को ले लो, बड़ी से कोई आदमी खड़ा हुआ है, और कुली साहब ने अपने सर पर रख लिया एक बक्सा भारी भरकम। ठीक है, तो कुली को वजन लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, वजन क्यों लगता है? बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन के जवाब आ जाएंगे आपके। आप कोई भी आपके ऊपर अगर मैं कोई भारी भरकम चीज रख दूं तो हमको वजन लगता है ना सर पे। क्यों? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। किसकी वजह से? धरती माता हर चीज को अपनी ओर खींचती है, हर चीज को अपनी ओर खींचती है। पंखा भी खींच रही है अपनी ओर, पर पंखा नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ऊपर बंधा हुआ है। हाँ या ना? जो बक्सा मैंने सर पर रखा उसमें द्रव्यमान है m g बल कहाँ लगता है? नीचे की ओर। कहाँ लगता है? इसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस पर नीचे बल लगेगा। इस बल का नाम है साहब गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको गुरुत्वाकर्षण के नाम से। कितनी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, हर एक कंडीशन निकल करके आएगी। बोर्ड पे ध्यान रखें सब भाई, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं कोई भी चीज़ मेरे सर पर रखता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? नीचे की ओर। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुली ने कोई सर पे अपने पे कोई भारी भरकम चीज़ रख ली और उसका गुरुत्वाकर्षण कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। ठीक है साहब। और कुली साहब ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चल करके कुली साहब यहाँ आ जाते हैं। 2 किलोमीटर चल गया ये। उस भारी भरकम बक्से को लेकर कितने किलोमीटर चल गया? 2 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट हुआ और चलते 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 मान लो यहाँ तक 2 किलोमीटर चल गए, सपोज उदाहरण के लिए। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को देखें। बल कहाँ लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे। आप देख पा रहे हो इस चीज को। और विस्थापन कहाँ है? विस्थापन की दिशा होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? यहाँ से। अंतिम बिंदु यही तो है, प्रारंभिक से अंतिम। तो बताओ, ये तो हो गया एक तरीके से बल और ये हो गया विस्थापन। क्या इनके बीच में कौण 90 डिग्री बना? अरे बना कि नहीं बना? और जब कोण 90 डिग्री बना तो कार्य कितना आएगा? अरे कार्य कितना आएगा?
तो जब कुली ने अपने सर पर वजन उठाया और वो खूब 2 किलोमीटर हमारे साथ चल के आया, तो बताओ उसने कोई कार्य किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? कहाँ किया? जीरो उतारा है। कुली पैसे मांगे, वैसा पैसे दो, किस बात के पैसे? सब मैंने काम किया है। कहाँ किया है काम? बता दे भाई। कार्य का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। तूने सर पे बॉक्स रखा, तेरा बल नीचे लगा, सड़क पर चल के आया, बल और विस्थापन कैसे हो गया आपस में? लंबवत। और जब बल और विस्थापन लंबवत हो जाते हैं तो कार्य कितना आता है? जीरो। इसका मतलब कुली ने कोई काम है वो काम नहीं किया गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। याद रखना। उसको पैसे किस बात के? फिर मेरे पास उसमें और भी कई बल लग रहे होंगे, पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, उसने कार्य कितना किया? जीरो। तो ये एग्जाम्पल होता है वो कि कुली अपने सर पर वजन रखकर अगर क्षैतिज में चले, इसे क्या बोलते हैं चीज को? क्षैतिज में चले, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना आता है? जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में? एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, सोचना आप। वृत्तीय गति, नाम सुना है कभी? वृत्तीय गति कैसे होती है पहले तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक धागा लें, हम करके देखना आज घर। एक धागा लें हल्का सा, उसमें कुछ द्रव्यमान लटका दें हल्का सा, है ना, और धागे को पकड़ करके हम इस तरीके से घुमाएं, तो क्या जो आपने दांत निकालने की कहाँ जरूरत है इसमें यार? ये दर्शाता है कि आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। एक धागा आप करके देखना है इस एक्सपेरिमेंट के बाद। एक धागा लें, उसमें हल्का सा कोई द्रव्यमान बांध दो, कुछ भी, कोई बुलेट वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे, और उसको आप इस तरीके से अगर घुमाओगे तो जो आपने द्रव्यमान लटकाया है क्या वो सर्कुलर गति कर रहा होगा? अरे वृत्तीय गति करेगा ना। सबसे पहली बात तो वृत्तीय गति कैसे होती है वो आप समझिए। देखो मैं चित्र से समझाऊं इस चीज को। यहां आपने धागा पकड़ रखा है, ये धागे की लंबाई है और धागे में द्रव्यमान है, तो इस तरीके से वृत्तीय गति हो रही होगी कुछ, हाँ या ना? अगर आप गति कराते कराते धागा टूट जाए, देख थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ धागा, यहाँ पत्थर है और पत्थर इस तरीके से गति कर रहा है, ये लो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, धुआंधार राउंड लगा रहा है, यहाँ है ना, और यहाँ आकर के धागा अगर टूट जाए तो क्या ये पत्थर राउंड लगाता रहेगा? नहीं लगाएगा। मतलब वो धागा था जो इसको वृत्तीय गति करवा रहा था, हाँ या ना? अच्छा, यहाँ अगर ये इस तरीके से घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ धागा टूट जाए तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? इधर 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 इधर, कहाँ जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। और यार तुम यार हर चीज में नीचे गिरेगा। ये पत्थर जाएगा इस दिशा में, स्पर्श रेखा में। सुनना, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं। जहां धागा टूटेगा, आप एनालिसिस करके देखना, मत मानो मेरी बात। घर बैठ करके एक धागा लेना, पर आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसमें 15-20 मिनट थोड़े लगेंगे। पत्थर कहेगा मैं टूटने वाला हूँ, देख मुझे ध्यान से, फिर वो जाएगा, ऐसे थोड़े होगा। क्षण भर में पूरी घटना घटित हो जाती है। सुनना, जब आप घुमा रहे हो और अगर किसी क्षण टूट भी जाए धागा, तो आप देखना कि जहाँ धागा टूटा है वहाँ स्पर्श का खींच लेना, उस दिशा में जाएगा। अगर ये धागा इस जगह पर आकर के टूटा होता ना, तो पत्थर इधर जाता, इस जगह पर टूटा होता तो ये पत्थर इधर जाता। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? एक्चुअल में क्या है कि पत्थर जाना चाहता है बाहर, पर हमने रस्सी से खींच रखा है अंदर इस दिशा में, तो ना तो इसकी मानी जाएगी क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, और ना इसकी मानी जाएगी, ये नाराज हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं गति हो जाती है, हाँ या ना? फिर इस जगह पर देखो, पत्थर जाना चाहता है इधर, आप खींच रहे हो इधर, फिर इन दोनों के बीच में आ जाता है। फिर यहाँ देखो, पत्थर जाना चाहता है इधर, आप खींच रहे हो केंद्र की ओर, फिर इन दोनों के बीच में आ जाता है। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इस धागे से जो आप बल लगा रहे हो ना, इसी बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। सुना है क्या? नहीं सुना कभी आपने? एक वृत्तीय गति होने के लिए बल की आवश्यकता होती है भाई, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? तो जो धागा आपने पकड़ रखा है ना, जिससे आप घुमा रहे हो, तो आप धागे से कौन सा बल लगा रहे हो? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगा रहे हो? अब दिमाग लगाना आप ध्यान से। क्या अभिकेंद्रीय बल इस गति के लंबवत है या नहीं है? आपने पढ़ा होगा वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है, नहीं पढ़ा आपने?
त्रिज्या तो हो गया अभिकेंद्रीय बल और स्पर्श रेखा हो गई उस पत्थर की गति। तो क्या गति यानी कि उसकी जो चलने की दिशा है और ये जो बल है क्या 90 डिग्री पर लग रहे हैं? हाँ या ना? इसमें भी कार्य कितना है? 0। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं आपको। आपने देखा होगा कि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, सुना है ऐसा आपने? एक बार उपग्रह को लॉन्च कर दिया जाता है, वो पृथ्वी के कक्षा में पहुंच जाता है और फिर आजीवन वहां चक्कर लगाता है। तो दिमाग लगाओ तुम, उस रॉकेट में क्या हमने कोई ऐसा इंजन लगा दिया है जो आजीवन चलाता रहेगा? उसको कैसे घूमता है वो रॉकेट पर? जो उपग्रह गया है, आपने उपग्रह का नाम सुना है? ऐसे मत देखो, सबने सुना है ना? पृथ्वी से रॉकेट उसको लेके जाता है, अंतरिक्ष में कहीं छोड़ करके छोड़ देता है उसको उपग्रह को, और फिर वो उपग्रह जीवन भर चक्कर लगाता है। कैसे कैसे लगाता है वो चक्कर? आपने कभी सोचा है इस बारे में कि उसमें कोई ये बात तो कंफर्म है ना, इंजन तो उसमें नहीं है, या इंजन में इतना कितना तेल डाल दिया जो जीवन भर चल रहा है? सोचने वाली बात है। वो पृथ्वी की वजह से चक्कर लगाता है, उसे इस तरीके से सेट करते हैं वो कक्षा में कि पृथ्वी कौन सा बल लगाती है? अभिकेंद्रीय बल। अगर ऐसी कंडीशन में कोई वस्तु छोड़ दी जाए, अब देखो यहां तो अभिकेंद्रीय बल वो धागा लगा रहा है, हाँ या ना? अगर हमारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति होती जो इस पत्थर पे बल लगा ले अपनी केंद्र की ओर, तो मैं हाथ ऐसे रखता और ये ऑटोमेटिक चारों ओर घूमती रहती। मेरा समझ पा रहे हो आप? 2 एग्जाम्पल दिमाग को रखना, ज़्यादा दिमाग को नहीं आएगा तुम्हारे में। कि कुली अपने सर पर वजन रख ले, क्षैतिज में चले, तब भी कार्य कितना आएगा? 0। और वृत्तीय गति में, कौन सी गति में? जिस दिन वृत्तीय गति बढ़ाऊंगा उस दिन काम मिलूंगा। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल है? द्वारा किया गया कार्य भी कितना आता है? 0। हाँ या ना? इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास में धनात्मक कार्य का? हाँ होगा, है धनात्मक कार्य का। दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटना, देखो ध्यान से शौक को, ये कार्य धनात्मक है। कैसे? ये पृथ्वी है, आपने कोई वस्तु पकड़ी, यहां अहम द्रव्यमान है, तो क्या धरती माता अपनी ओर खींच रही होगी इसको? क्या बल नीचे लग रहा है? हाँ या ना? जब मैंने चौक गिराया तो ये नीचे क्यों आया? मैं देखो, अब सुनो, मैंने पकड़ रखा है ना इसको, अब मैं छोड़ रहा हूं। जैसे मैंने छोड़ा तुरंत कहां आ गया? ये नीचे। किसकी वजह से? विस्थापन कहां था इस चौक का? ध्यान से देखना, पहली स्थिति ये हो गई और अंतिम स्थिति कहां है? नीचे। तो क्या विस्थापन भी नीचे है? अरे रो दिया करो। तो इनके बीच में कोण कितना आया? बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? 0। अरे बल भी उसी दिशा में है, विस्थापन भी उसी दिशा में है, और कोण 0 जमा के देखना। 0 जमाना इस कंडीशन में W बराबर FS cos 0। cos 0 का मान कितना आएगा? 1। W बराबर कितना बन गया? FS, जो सूत्र आपने 10वीं क्लास में याद किया है। तो कार्य कैसा है? धनात्मक। कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो कार्य कैसा है? धनात्मक। और इसी वस्तु को ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर फेंक दूं, सोचना मैंने कहां फेंका इस वस्तु को? ऊपर। कहां फेंका? ऊपर। वस्तु को तो हमने ऊपर फेंका, पर गुरुत्वाकर्षण तो उसको नीचे खींच रहा होगा। अरे जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो कुछ देर बाद नीचे क्यों आई? जब मैंने फेंका, मैंने दम लगाई ना, तो मेरी दम से ये ऊपर गई, पर गुरुत्वाकर्षण लगातार नीचे खींच रहा है, तो घटती गई स्पीड, घटती गई, और जहां स्पीड 0 हो गई पर तुरंत कहां जाएगा? ये नीचे। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल तो कहां लग रहा है? नीचे। पर जब मैंने फेंका तो कहां फेंका? ऊपर। विस्थापन कहां है इसका? ऊपर। इन दोनों में कोण कितना आ गया? तुम कोण देखना, 0 दिख रहा है। ओ वेरी गुड, 180 डिग्री। कितना कोण है? और cos 180 होता है -1। नहीं पता होगा, मैं बोल रहा हूं कितना होता है? -1। और -1 जमा के देखेंगे अगर इस सूत्र में, तो W बराबर आ जाएगा आपको कितना? -FS। मतलब इस कंडीशन में कार्य कैसा है? माइनस। याद रखना, कार्य प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। नोट करो जल्दी से आप लिखो स्थिति नंबर 1। मैं लिखाऊं इस तरीके से, देखना। स्थिति नंबर 1 लिखो, इस लाइन को एज इट इज लिख दीजिए। ये पहली लाइन आप एज इट इज लिख दो। यदि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, अर्थात थीटा न्यून कोण हो,
लिख लिया। नीचे ऐसे cos थीटा पॉजिटिव और W पॉजिटिव, एज इट इज लिख दो ये 3 स्टेप। स्थिति नंबर 1 में फिर अपन लैंग्वेज लिखेंगे। cos थीटा पॉजिटिव होगा, कार्य भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना भाई। अब लोगों इसमें नीचे आप, यदि पूरा सेंटेंस लिखें ढंग से, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के मध्य कोण न्यून कोण है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के मध्य कोण, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के मध्य कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो कार्य धनात्मक होता है, तो कार्य धनात्मक होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल लिखें इसमें नीचे, एग्जाम्पल देखो, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा विस्थापन, बोलो, एक ही दिशा में होते हैं। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? होते हैं, जिससे कार्य धनात्मक होगा। जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, जिससे कार्य कितना आएगा? धनात्मक होगा। नीचे लिख लें कितना कार्य होगा, उसका सूत्र बता दूंगा आपको, कुछ जाना पहचान लगेगा आपको। सूत्र लिखिए नीचे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगली लाइन में W बराबर एफ की जगह क्या जमा दूं मैं? mg। अरे अगर m द्रव्यमान है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो पृथ्वी का त्वरण तो g होता है ना, तो सूत्र को mg, छोटा g बनाना, mg, विस्थापन मान लो आप h। देखना देखना आपको समझाई दूं हल्का सा, अभी दिमाग में घंटी बजती रहेगी। सुनना, ये पृथ्वी है, इधर देखना, ये पृथ्वी है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है। दिमाग लगाना भाई, कितने द्रव्यमान की वस्तु है? और पृथ्वी से इसकी ऊंचाई है h। कितनी ऊंचाई मान ली हमने? h। इसको हमने गिराया है तो कार्य प्लस का आएगा। कितना कार्य होगा वो आप सुनना। आपने mgh सुना है क्या? mgh, W बराबर mgh कहां से आता है सुन लो। m द्रव्यमान है ना, m द्रव्यमान, तो नीचे बल लग रहा होगा F। बल का सूत्र क्या है आपकी नजर में? ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण है, तो द्रव्यमान तो कितना माना आपने? m। और पृथ्वी जो त्वरण लगाती है ना उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? और उसका प्रतीक होता है स्मॉल g। क्या होता है साहब? स्मॉल g। कार्य के अगर सूत्र की बात करें तो कार्य का सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा। अरे होता है कि नहीं होता? बल की जगह तो जमा दें क्या? mg। विस्थापन यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, नीचे गिरेगी तो h। और कोण कितना आ गया? 0 डिग्री, क्योंकि बल भी नीचे है और विस्थापन भी कहाँ है? नीचे। cos 0 का मान कितना आएगा? 1। तो W का सूत्र आ गया mg। अपन पढ़ा होगा, अगर m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से गिरा दें तो उसमें कार्य कितना आता है? mgh। जल्दी नोट करें रफ्तार में। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगली लाइन में W बराबर f की जगह जगह दो mg, mgh cos 0, mgh cos 0। और अगली लाइन में W बराबर mgh। डब्बे में पैक कर दो।
काम आएगा, आगे काम लूंगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। दूसरी स्थिति लिखें आप, और दूसरी स्थिति में ये 3 लाइन तो लिख दें एज इट इज जल्दी से। देखो देखो देखो, ये 3 लाइन तो लिख दो ऐसे कैसी। पहली स्थिति न्यून कोण की थी, कार्य धनात्मक आता है, आपको मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया। हो गया? नीचे लिखो, एग्जाम्पल लिखें इसका। आपने यहां तक लिख लिया ना भाई, कार्य W बराबर नेगेटिव तक लिख लिया ना? इसके बाद लैंग्वेज लिखिए नीचे। देखो, जब किसी वस्तु पर, जब किसी, एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल काट दो, वैसे लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल लगाऊंगा। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के मध्य कोण अधिक कोण हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के मध्य कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल लिखे हम नीचे। एग्जाम्पल लिखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से, मतलब धरती से, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्लस के कार्य में तो मैंने कहाँ कराया था भाई, नीचे की ओर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल तथा विस्थापन, बोलिए, विपरीत दिशाओं में होते हैं, जिससे कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य ऋणात्मक होगा। क्लियर? अरे क्लियर है? लिखो नीचे कितना कार्य होगा, वो लिखो। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, नीचे W बराबर F की जगह mg, वही पहले वाली कहानी, x की जगह पर h, cos 180, और cos 180 मैंने कितना बताया आपको, माइनस का 1, तो लिखो W बराबर माइनस mgh। आया तो वही mgh है, पर जब आपने नीचे गिराया तो प्लस mgh और ऊपर फेंका तो माइनस mgh। तीसरी स्थिति, अरे यहां तक कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में? अब पूछ लेना भाई, बिना शर्माए, कोई भी डाउट हो किसी के दिमाग में ना। और तीसरी स्थिति लिखिए, यदि मैं यदि थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, ये 2 लाइन लिख लो। cos थीटा बराबर 0, W बराबर 0। cos थीटा बराबर 0, W बराबर 0। नीचे लिखो, अर्थात जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों, जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हों
तो कार्य शून्य होता है, तो कार्य शून्य होता है। कार्य शून्य होता है। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में नंबर 1, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। नंबर 1 एग्जाम्पल लिखो पहला। यदि कोई कुली अपने सिर पर वजन रखकर यदि कोई कुली, कुली से मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, यदि कोई कुली अपने सिर पर वजन रखकर क्षैतिज में चलता है, क्षैतिज में चलता है, तो इस स्थिति में यदि कोई कुली अपने सर पर वजन रखकर क्षैतिज में चलता है, तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल ब्रैकेट में लिखना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। देखो देखो ध्यान से सुनना सुनना सुनना, 2 शब्द आए बार बार आएंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सुनना, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ, इस तरीके का। और क्षैतिज का मतलब क्या होता है? इस तरीके का। सुनना, ऊर्ध्वाधर में भी 2 दिशाएं आएंगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। समझ रहे हो बात को? तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या है? नीचे बोलना गलत है इस चीज को, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्या बोलते हैं इस दिशा को? तो गुरुत्वाकर्षण बल लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखना आप ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकल डाउनवर्ड। मैं दोबारा बोलता हूं, तो इसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल ब्रैकेट में लिख लिया होगा आपने, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तथा विस्थापन, ब्रैकेट बंद कर देना, तथा विस्थापन, और विस्थापन के ब्रैकेट में लिखो आप क्षैतिज, क्योंकि मैंने लैंग्वेज में बोला है कि वो व्यक्ति कहां चल रहा है? क्षैतिज में चल रहा है। दोबारा सुनना, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं। जब कोई कुली अपने सर पर वजन रखकर क्षैतिज में चलता है, तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कहां? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तथा विस्थापन कहां? क्षैतिज में। ब्रैकेट बंद करो, परस्पर लंबवत होते हैं। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य शून्य होता है। यह मत कह देना डायरेक्ट कार्य 0 होता है, उस कुली ने कोई काम ही नहीं किया। काम तो किया है उस कुली ने, पर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई कार्य नहीं किया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य 0 होता है, शून्य होता है। नहीं, कुछ भी लिख लो आपके हिसाब से। समझ में आया? अरे पूरी पिक्चर क्लियर है ना? सिर्फ आप इतना मत बोलना कि कुली ने सिर पर वजन रखा हुआ है। इससे मतलब क्या है? कुली ने सिर पर वजन रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगा? नीचे। अगर मैं वजन लेके खड़ा रहूं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हालांकि उस अवस्था में भी कार्य 0 हुआ, पर इस कंडीशन का एग्जाम्पल नहीं बनता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए आप इसमें, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के दौरान अभिकेंद्रीय बल, ये नाम समझ में आया आपको? अभिकेंद्रीय, तो वो नाम से क्लियर है। अभी का मतलब होता है की ओर, अभिकेंद्रीय का मतलब, अभी का मतलब क्या होता है? की ओर, और केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। ये बल कहाँ लगता है? 2 बल होते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। सुने कि नहीं सुने? घरों में वो देखा होगा आपने, दूध चलाने की मशीन। दूध मतलब किस बल से, वो क्या बोलते हैं उसको, मक्खन किस बल से निकलता है उसमें? हाँ पे देखा दूध चलाने की मशीन कैसे काम करती है? वो हाथ वाली रही देखी होगी आपने, तो वो इस तरीके की गति होती है ना उसके अंदर। अब तो मशीन ऑटोमेटिक आ गई, तो वो पूरा गोल गोल तो घुमाती है उसको। तुमको ऐसी मशीन लाओ जो उसमें ऊपर नीचे हो, शाम तक भी मतलब उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है।
वो क्या करता है, उसको सर्कुल घुमाता है, चारों तरफ से घुमाता है, और वो बार बार उसकी दीवारों से टकराता है। किसकी दीवारों से? उस बर्तन की दीवारों से। तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा ही दही में से क्या निकाला जाता है? मक्खन। वो एक ही बात है, जहाँ भी वृत्तीय गति आ जाए ना, वहाँ 100% कौन सा बल होगा? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का कोई सूत्र बताएगा? कहीं सुनाओ? mv²/r सुना है क्या? अभिकेंद्रीय बल है बराबर mv²/r। ये प्रूफ करेंगे अपन कहाँ? जब वृत्तीय गति पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल लिखिए आप। वृत्तीय गति के दौरान अभिकेंद्रीय बल वस्तु की गति के लंबवत होता है। और ये ज़्यादा डीपली में लिखाना चाह नहीं रहा हूँ उसको कि वस्तु इस पर से काम गति करते हैं, वो सारी बातें छोड़ो, वो वृत्तीय गति में समझेंगे इन चीज़ों को ना। फिलहाल अपना एग्जाम्पल समझ लो आप। वृत्तीय गति के दौरान अभिकेंद्रीय बल गति के लंबवत होता है। अतः वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, 0 होता है। यहां तक कहानी समझ में आई सबको? अरे सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं है बताइए आप? तो कार्य की परिभाषा याद हो गई सबको? बोलना एक बार देख। कार्य किसे कहते हैं? वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। सूत्र है W = F वेक्टर डॉट S वेक्टर, या W = Fs cos थीटा। इसका जो मात्रक है MKS पद्धति में क्या हो रहेगा? जूल। और CGS में क्या हो जाएगा? संबंध याद हो गया? 1 जूल में 10⁻7 अर्घ और 1 अर्घ में 10⁻−7 जूल। प्रतीक रहेगा इसका W। सदिश राशि है कि अदिश राशि है कार्य? क्यों अदिश है? अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। उसके बाद विमा पढ़ी हमने इसकी, M1L2T-2। अभी प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है ना? आगे बढ़ो। नेक्स्ट बुक है किसी के पास? बुक किताब तो सबने खरीद ली होंगी शायद भाई। चैप्टर नंबर 6 है ना? एक होमवर्क लिखो आप, एग्जाम्पल नंबर 6.1 घर से करना है। 6.1 पेज नंबर 117 पर मिलेगा। होमवर्क लिख लीजिए, एग्जाम्पल 6.1 पेज नंबर 117 पर मिलेगा भाई। आप सुनो ध्यान से। अरे इधर देखो, समझें? अरे आवाज मत करो भाई। ये जो आपने कार्य पढ़ा है ना, सुनना, ये कार्य पढ़ा था आपने नियत बल के अधीन कार्य। अब बल 2 प्रकार के हैं, मैं नाम सुन लिख रहा हूं, आपने थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक तो होते हैं नियत बल, और दूसरा आएगा आपका परिवर्ती बल। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझिए। नियत बल मतलब फिक्स बल। अरे नियत का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स। मान लो किसी वस्तु पर 3 न्यूटन बल लग रहा है, तो लगातार 3 ही चल रहा है, उसे क्या नाम दिया जाएगा? नियत बल। और ये परिवर्ती बल का मतलब परिवर्तनशील हो, 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बढ़ रहा हो। आप मुझे कोई एग्जाम्पल बताओगे परिवर्ती बल का? परिवर्ती बल का कोई एग्जाम्पल देखिए। आवाज नहीं हो, ध्यान सुन।
आपने आवेश के नाम सुने होंगे, आवेशों के नाम। अरे आवेश सुना है क्या? समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है, सुना है क्या? यह आवेश प्लस का है और एक यह आवेश है माइनस का। सुनिए ध्यान से, इनके बीच में कुछ दूरी मान लेते हैं हम, इसको Q1 नाम दो, चलो इसे Q2 नाम दो, और दूरी मान लो बीच की R। कितनी मान लें? इनके बीच में जो बल लगेगा उसका सूत्र मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा आप पढ़ोगे आगे। देखिए लगने वाला बल किस किस पर डिपेंड कर रहा है? K तो एक फिक्स संख्या है, K तो कांस्टेंट है, K को छोड़ दो। किस किस पर डिपेंड कर रहा है साहब? Q1 पर, Q2 पर और R पर। हाँ या ना? मैंने आवेश भी फिक्स कर दिए साहब, तो Q1 Q2 पर भी अब डिपेंड नहीं करेगा। अब डिपेंड केवल किस पे कर रहा है? R पे। मैं आपसे ये कहूं कि मैं Q2 को Q1 की ओर लेके आ रहा हूं, गति हो रही है साहब। हम ऐसा आवेश को Q2 को लगातार कहां ला रहे हैं? Q1 की ओर। तो ये बताइए जो R है वो फिक्स रहेगा कि परिवर्ती रहेगा? परिवर्ती रहेगा, सीधी सी बात है। अभी उस कॉर्नर पर है और एक इस कॉर्नर पर है, मान लो 2 मीटर दूरी है, आप पास लाते आ रहे हो 2 मीटर से कुछ 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, लगातार R कम होगी कि नहीं होगी बताइए? और जब R बदलेगी तो ये बल फिक्स रहेगा कि परिवर्ती रहेगा? परिवर्ती रहेगा। इस बल को कौन सा नाम दिया जाता है साहब? परिवर्ती बल। अब ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन देखोगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। बल 2 प्रकार के हैं। अगर मान लो ये गति नहीं कर रहे होते, Q1 और Q2 कोई भी गति नहीं कर रहा है, अपनी जगह बैठे हुए हैं, अब ये बल नियत है कि परिवर्ती है? नियत। गति नहीं कर रहे तो R चेंज नहीं हो रहा, और R चेंज नहीं हो रहा तो बल कैसा माना जाएगा आपका? नियत। पर अगर गति हो रही है तो R बदल रहा है तो बल कैसा माना जाएगा आपका? परिवर्ती। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो बल 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? नियत बल और परिवर्ती बल। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब कौन से बल के लिए पढ़ा? नियत बल के लिए। कौन से बल के लिए पढ़ा? अब थोड़ा दिमाग लगाना आप ध्यान से। हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परिवर्ती बल द्वारा कार्य। अगर बल परिवर्ती हो तो कार्य अपन कैसे निकालेंगे? बल परिवर्ती हो, अब बल समझ गया ना? परिवर्ती किस तरीके से होगा? बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा? होगा परिवर्तनशील। तो आपने कहा सर कार्य निकालना कौन सी बड़ी बात है? W बराबर ये लो F(S cos थीटा)। अरे अभी तो पढ़ा है अपन ने, कार्य बराबर कितना होता है? F(S cos थीटा)। सर ये बात ठीक है, आप F का क्या मान जमाओगे? सवाल का डाउट सुनना। यहां से लेकर आवेश पहले यहां था, यहां बल मान लो 5 न्यूटन था, तो थोड़ा और आगे बढ़े तो 4.5 न्यूटन रह गया, और आगे बढ़े 4 न्यूटन रह गया, और आगे बढ़े 3.5 रह गया, और आगे बढ़े 3 रह गया, 2.5 रह गया, 2 रह गया, घटते घटते इस तरीके से कम हो रहा है लगातार। हाँ कि ना? तो बल का कौन सा मान जमाऊं? कोई फिक्स वैल्यू है क्या बल की? नहीं है ना भाई। 5 जमाऊंगे तो मैं आपसे पूछूंगा बता 4.5 क्यों नहीं जमाया? 4.5 जमाओगे मैं कहूँगा बता 4 क्यों नहीं जमाया? बहुत सारी वैल्यू हैं या नहीं है? बल्कि तो यहाँ फंसे कि नहीं फंसे? इसका क्या समाधान निकाला जाए? तो आप एक कहानी सुनना है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ना? आपने एक यात्रा स्टार्ट की, थोड़ा बोरिंग है, सुनना पर ध्यान से। 8 बजे आपने आपकी यात्रा स्टार्ट की और आप अपने किसी गंतव्य स्थान पर 9 बजे पहुंच गए। 1 घंटे आप चले लगातार, कहीं नहीं रुके आप, 8 बजे से और 9 बजे तक। 1 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर की मान लो 100 किलोमीटर। कितनी दूरी कवर की आपने? 100 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं भाई 8 से 9 बजे के बीच में आपने कितनी दूरी कवर की? आपको 100 मीटर। क्या आप लगातार एक ही स्पीड से ले क्या? अरे कोई देने को उदाहरण मान लो यार, हमें 100 किलोमीटर दूर जाना है, हमारे पास गाड़ी है, 1 घंटे में हम वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या तुम्हारी पूरी यहां से यहां तक स्पीड एक जैसी रही होगी? क्या असंभव है। कभी गांव भी आया होगा, कभी ब्रेकर भी आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, चलो मैंने फिर आपसे थोड़ा सा और कम टाइम किया। मैंने कहा ये बताओ आप 8 से 8:30 तक आप कितना चले? तकरीबन मान लेते 50-60 मान लो, कुछ ही मान लो। अब वो 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, पर 100 से कम रहेगा ये तो पक्का है ना?
60 किलोमीटर मान लेते हैं, हाँ है ना। फिर मैंने आपसे कहा, ये आधा घंटा पूछा मैंने, फिर मैंने आपसे कहा कि यार 8:10 से और 8:15 तक आप कितना चले थे, कितना आंसर आया? करीब 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 कोई भी आंकड़ा बोल दो। 5 मिनट में आप लगभग मान लो 10 किलोमीटर चले। कितना चले साहब आप? 10 किलोमीटर। फिर मैंने आपसे कहा देख 8:10 से ये बता 8:11 तक आप कितना चले, और कम आंसर आएगा? अरे और कम आएगा, चलो 1 किलोमीटर मान लेते हैं। फिर मैंने आपको कहा 8:10 से ये बता 8:10 और 30 सेकंड तक आप कितना चले, आधा किलोमीटर मान लें। अरे जो भी आपको दिमाग में अच्छा लग रहा हो आप बोलते रहना। पर अच्छा, और समय कम करते हैं। देखो पहले मैंने समय का अंतर 1 घंटे का लिया था, चीज को महसूस करना। फिर मैंने समय का अंतर कितना दिया? आधा घंटा, आपकी दूरी और कम रह गई। फिर मैंने समय का अंतर कितना दिया? 1 मिनट, और कम रह गई। फिर मैंने समय का अंतर कितना दिया? आधा मिनट, दूरी और कम रह गई, और कम कर रहा हूं। मैंने कहा 8:10 से 8:10 10 सेकंड में आप कितना चले होंगे, और कम है 100 मीटर मान लो खूब चले। 8:10 से 8:10 1 सेकंड तक आप कितना चले, और संख्या कम हो जाएगी, चलो मान लेते हैं 1 मीटर। 8:10 से 8:10 और सेकंड को थोड़ा सा और डिवाइड कर दें, 0.000 1 सेकंड तक आप कितना चले? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। इतने कम समय में आपके द्वारा तय की गई दूरी 0 हो सकती है। आप कहीं रुके थे क्या? 8 से 9 बजे तक आप कहीं रुके थे क्या? पर इस हिस्से में दूरी आपने 0 क्यों बोल दी? मेरी बात समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 8 से 9 बजे तक कहीं आप रुके थे क्या? नहीं। इसमें 0 क्यों बोल दी? क्योंकि इसमें लगा हुआ समय हमने बहुत कम कर दिया। विचार करना बहुत ध्यान से। इसमें लगा हुआ समय हमने बहुत कम कर दिया। उस कम समय में, इस कम समय को कोई भी प्रतीक मान लेते हैं, हम मान लेते हैं dt। समय का प्रतीक t होता है ना, और जिसके आगे d लग जाए ना, आप समझ जाना बहुत छोटे हिस्से की बात की जा रही है। dt का मतलब हो गया अल्प समय। सारा कॉन्सेप्ट आपसे निकल करके आएगा, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो। dt का मतलब क्या हुआ भाई? अल्प समय। अगर समय मैंने बहुत छोटा कर दिया तो जो दूरी आपने तय की, दूरी को मैं x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? x। तो dt समय में आपने दूरी तय की होगी, मान लो dx। मेरी बातों को समझो भाई। t क्या है? समय। और dt क्या है? अल्प समय। dt क्या है? x मान रहा हूं मैं दूरी, तो dx क्या है? अल्प दूरी। और ये दूरी इतनी अल्प है, देखो ऐसे लिखा जाता है लिखने को, तो dx एरो लगाकर 0। इस बात का अर्थ समझना भाई। इंग्लिश में बोलते हैं इसको dx टेंस टू 0। बहुत से बच्चों को नींद आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, इतना ऐसा लॉजिक है ये। इसको क्या बोलते हैं? dx टेंस टू 0। इस चीज का अर्थ है कि dx 0 तो नहीं है, पर 0 ही है। तो समझे आप? मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि dx बराबर 0। 0 होता तो मैं ऐसे लिखता ना इस चीज को। 0 तो नहीं है, पर 0 के इतना निकट है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए कितना मान लेते हैं हम? 0। मान लो मैं संख्या लिखूं 0.0000000 रियल है। अब ये संख्या क्या है भाई? 0 है क्या? क्या है संख्या? 0 है, पर 0 है। एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, पर 0 के इतना निकट है कि 0 होने ही वाली है। 0 होने ही वाली है। मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनना हो आप। उस एग्जाम्पल को लेता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था, सुनना। कि एक आवेश यहां रखा हुआ था प्लस Q1, दूसरा आवेश यहां रखा हुआ था प्लस Q2। दूरी कितनी थी? r। और ये Q2 चलकर कहां आ रहा है? Q1 की ओर आ रहा है। जब ये चल रहा है तो बल नियत है कि परिवर्ती है? और परिवर्ती में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर दूरी को मैं बहुत कम कर दूं, बहुत कम, एक बिल्कुल इतना सा स्मॉल कर दूं, dx कर दूं। dx का मतलब समझे ना? dx का मतलब बहुत अल्प। dx का मतलब अगर मैं दूरी dx लूं, भाई कितना चला ये? dx चला, तो उस चीज के लिए तो मैं बल को नियत मान सकता हूं 1 मिनट के लिए। dx का मतलब क्या था? अभी आप बिल्कुल नहीं चले थे dx में, याद करो।
जब मैं आपसे समय पूछ रहा था, समय जब मैंने dt लिया था बहुत छोटा कर दिया था, तो आपने उस हिस्से की दूरी को भी लगभग कितना कर दिया था, 0। हाँ है ना। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि dx चलने के दौरान, हालांकि पूरे में तो बल परिवर्ती है, पर जब आप दूरी को बहुत कम कर दोगे तो क्या बल नियत हो सकता है क्या उस जगह के लिए? हाँ या ना। देखो बल के रूप में समझाओ इस चीज को। यहां बल था 10 न्यूटन और यहां बल हो गया मान लो आपका 100 न्यूटन। सपोज 10 से बल कितना हो रहा है आपका 100 पूरी गति में। आधी गति की पूछूंगा तो आपको 10 से 50 हुआ होगा, और कम दूरी में 10 से 40, और कम दूरी में 10 से 30, और कम बल का परिवर्तन और कम करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब बल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ होगा। मैंने कहा बिल्कुल आप इतना से चले 0.0000001 मीटर चले, बताए इसमें बल कितना बदला? तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं बदला। और नहीं बदला मतलब बल कैसे काम करेगा? नियत की तरह। हाँ या ना। अब सूत्र सुनना, इसका सूत्र क्या बनता है? नॉर्मल सूत्र होता है W बराबर एफ एस, अरे मुंह से बोला करो, cos थीटा। परिवर्ती अगर बल है तो कार्य आएगा W बराबर एफ। जो विस्थापन है वो आपको बहुत अल्प करना होगा, dx मान लो। क्या मान लो? ऐसा क्यों हुआ? आप थोड़ा दिमाग लगाना। अगर विस्थापन बहुत कम है तो क्या बल नियत रह सकता है क्या? तुम्हें यार कुछ समझ में नहीं आया भाई। अगर विस्थापन, हालांकि पूरी गति के दौरान बल चेंज हो रहा है, पर अगर मैं विस्थापन को बहुत छोटा कर दूं तो क्या बल नियत हो सकता है? हाँ हो सकता है ना। दो ही आंसर है, क्या ऐसे हिला दो, कैसे हिला दो? दोबारा देखो, तुम्हारे तरीके समझाऊं, तुम मुझे पता है वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। कार्य का सूत्र क्या है? एफ एस कॉस थीटा। पर यह सूत्र कब मान्य है? जब बल, यह बात समझ में आई कि नहीं है? ये बताइए। आज हमारा बल कैसा है? अरे कैसा है? तो क्या यह सूत्र लग पाएगा क्या? पर एक कंडीशन लग सकता है। कौन सी में? कौन सी में लग सकता है? अगर मैं विस्थापन को अति अल्प कर दूं, विस्थापन को बहुत छोटा कर दूं, अति अल्प, तो फिर बल कैसा बन सकता है? वो परिवर्ती होते हुए भी बल कैसा बन सकता है? नियत। तो एक सूत्र है, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं रट लगा लेना। एफ विस्थापन है साहब dx cos थीटा। ये सूत्र काम में लेना होगा आपको। W बराबर एफ dx। हाँ या ना? ये W ना बोलकर आपको dw बोलना होगा। अब देखो रटाने की टेक्निक कैसे काम करती है। विस्थापन अगर आपने अल्प लिया है, विस्थापन ना के बराबर लिया है, तो कार्य भी तो ना के बराबर हुआ होगा। मैंने क्या किया? पूरी गति को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, बहुत कम, ना के बराबर, dx 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 अनंत हिस्सों में तोड़ दिया। तो ऐसे कार्य कितने आए होंगे? अनंत। ये जो कार्य निकल करके आया है ये पूरी गति का है कि एक छोटे हिस्से का है? छोटे। ऐसे छोटे हिस्से कितने बनेंगे? अनंत। तो ऐसे dw बराबर एफ dx cos थीटा, एफ dx cos थीटा, एफ dx cos थीटा कितने आएंगे? अनंत। और याद रखना, जब अनंत चीजों को जोड़ना हो ना तो करना पड़ता है समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन। समाकलन काम करता है अनंत चीजों को जोड़ने का। समाकलन में dw और यहां समाकलन में एफ dx cos थीटा। dw का समाकलन तो आता है w और सूत्र बन गया। समझ में आ गया हो? ठीक, नहीं तो भैया याद कर लेना। समाकलन कैसे करते हैं इसकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में। मैंने आपको दो सूत्र आज याद करवाए, सुनना। अगर आपका बल कैसा हो? नियत। इधर देखना बोर्ड पर, अगर कम समझ में आया हो तो। बल कैसा हो आपका? नियत। तब तो सूत्र है एफ एस cos थीटा। क्या सूत्र है? एफ एस cos थीटा। और अगर बल हो परिवर्ती, बल क्या हो? तो सुनना, W बराबर समाकलन। किसका चिन्ह है ये? ऐसा एक सांप सा बना देना इस तरीके से, है ना? समाकलन का चिन्ह है, समाकलन। एफ विस्थापन बहुत छोटा लेना होगा, dx। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया? पहले भी बताइए। हमारी किताब में इसका तो जिक्र ही नहीं है, ना के बराबर, सिर्फ सूत्र लिख के छोड़ दिया है। आप समझने का प्रयास करना भाई। अगर बल नियत है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 11वीं के लेवल पे इतना ही पूछेगा। थोड़ा लेवल और बढ़ा के देखें तो फिर ये सूत्र काम में आता है।
अब इसमें समाकलन का क्या मतलब है और समाकलन कैसे करते हैं ये चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। इस हेडिंग को नोट कर लें आप जल्दी से। हेडिंग लिखिए परिवर्ती बल द्वारा कार्य। बहुत से बच्चों को नींद आने लग गई होगी ना आप में से। हेडिंग लिखें आप परिवर्ती बल द्वारा कार्य। परिवर्ती बल द्वारा कार्य। और इसमें लिखो जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिवर्तनशील हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिवर्तनशील हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिवर्तनशील हो तो एक अल्प विस्थापन, तो एक अल्प, ये कितना अल्प होगा विस्थापन पता है ना आपको? अल्प विस्थापन के ब्रैकेट में क्या लिखना है बताऊं आप? ऐसे लिखना, अल्प विस्थापन के ब्रैकेट में आप लिखेंगे dx टेंस टू 0, ऐसे लिखना। तो एक अल्प विस्थापन ब्रैकेट में, ये इस चीज का अर्थ समझ गए आप नहीं समझे कि विस्थापन लगभग 0 ही है। अल्प विस्थापन के लिए बल को नियत माना जा सकता है, ये मेन लाइन है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिवर्तनशील हो तो एक अल्प विस्थापन के लिए बल नियत माना जा सकता है। और ये लिखें भाई यहां से आप पहले ये लिखें, चूंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, चूंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, फिर आप ये लिखेंगे dW बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा, dW बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा, फिर ये लिखिए, फिर ये पूरा लिखिए कंप्लीट। आज के लिए इतना ही भाई ना, और बाकी अपन अब देखेंगे अगली क्लास में। नोट कर लें इसको ढंग से।